हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे। अगर हम जब इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे की बात करेंगे विच इज़ H2C डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो हमारा इथाइलिन होगा। और जब हम इसके रिसेप्टर की बात करेंगे तो उसमें हमारा इथाइलिन रेस्पॉन्स 1 इसका रिसेप्टर है। ये जो रिसेप्टर है ये तभी प्रेजेंट रहेगा या हम इसको बोलेंगे ये एक्टिव रहेगा जब इसके पास कॉपर आयन रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा। और ये कॉपर आयन के प्रेजेंस में ही एक्टिव रहेगा और ये ER मेम्ब्रेन के ल्यूमन में प्रेजेंट रहेगा। दिस इज द एक कॉमन हम बात करेंगे जब हम इथाइलिन के सिग्नलिंग की बात करेंगे। और इसका ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जो है वो है हमारा रैन का फुल फॉर्म है रैन 1। इसका है रेस्पॉन्स टू एंटागोनिस्टिक। अदर फैक्टर और अदर रेगुलेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे CTR1 हो गया, EIN हो गया, EIN3, ETP एंड EBF। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ इथाइलिन कंडीशन और प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन कंडीशन। तो जब एब्सेंस है, और देखिए जब ये एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब है यही एक पाथवे है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब इथाइलिन प्रेजेंट नहीं है तो ETR जो है वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा? ये हिस्टिडीन काइनेज डोमेन के वहाँ पे विद CTR1। और ये जो CTR1 है ये भी फॉस्फोलाइट हो जाएगा और जो एक्टिवेशन जो है वो सीधे जाके हमारा EN2 में जुड़ जाएगा। जैसे ही वो EN2 में जुड़ेगा उसका जो C एंड ऑफ EIN है EIN2 का वो भी फॉस्फोलाइट हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक में, और वो एक्टिव करेगा ETP1 प्रोटीन को, जिसको हम F बॉक्स प्रोटीन भी कहते हैं, जो मीडिएट करेगा यूबिक्विटाइनेशन ऑफ EIN2। और जैसे ही इसका यूबिक्विटाइनेशन होगा ये EIN2 सीधे हमारे इसका 26 प्रोटिसोमल डिग्रेडेशन होगा और ये जो है हमारा CN डिग्रेड होके EIN2 जो है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। और जब हम EIN2 की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्यों ये स्टेबलाइज कर सके EIN3 को, क्योंकि जब ये स्टेबलाइज्ड होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, अब जब EIN3 न्यूक्लियस के अंदर गिरा तो उसमें अदर हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमने अभी बताया कि EIN3 को स्टेबलाइज EIN2 करेगा। जैसे ही वो EIN को स्टेबलाइज करेगा तो वो जो है अगर यहाँ पे इथाइलिन प्रेजेंट है तब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर इथाइलिन नहीं है तो ये डिग्रेड हो जाएगा और ये ERF जीन से नहीं जुड़ेगा। अब जब हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तब हम पूरा उल्टा बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ना ही इथाइलिन जब प्रेजेंट है तो ना ही फॉस्फोराइलेशन होगा, और जब फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो CTR एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे CTR बेसिकली क्लीव कर देगा EIN2 को, और वो क्लीव वाला पार्ट सीधे EIN2 जो है वो एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में, जिसमें वो डिसोशिएट होगा EIN2 में और वहाँ पे प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो EIN3 है ये ERF से जुड़ जाएगा और जो कराएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो है हमारा इथाइलिन का बायोसिंथेसिस होगा। एक बात याद रखनी है कि जो प्रिकर्सर है मॉलिक्यूल वो है मैट और या तो लाइनोलेनिक एसिड, दो में है। जब मैट की हम बात करें तो ये डिग्रेड होगा और ये मैट से इथाइलिन बनाएगा और ये अकर होगा प्लांट टिश्यू में। बट जब हम लाइनोलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ये परऑक्सीडाइज की मदद से ब्रेक डाउन करेगा और ये मॉडल सिस्टम में होगा, यानी अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये पॉसिबल है इन द प्लांट। कैटेलाइज होगा कॉपर से, O2 से और एस्कॉर्बिक एसिड से। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैट जो है एनर्जी मॉलिक्यूल की मदद से दैट इज ATP से फॉस्फो आयन मिल रहा है, और सैम सिंथेटेज की मदद से, सैम का मतलब है यहाँ पे दैट इज S एडिनोसिल मिथोनाइन, उसकी मदद से ये S एडिनोसाइल मिथोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम एडोमैट भी कहते हैं। ये एडोमैट आगे चल के स्पर्मिडाइन पाथवे में कन्वर्ट हो जाएगा और एड जो है ये दो बेसिक स्टेप्स में कन्वर्ट होगा, बनाएगा ACC, या फिर दूसरा जो ACC है यहाँ पे दैट इज अमाइनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट सिंथेटेज, वो बनाएगा S मिथोनाइन एडिनोसाइन। ये मिथोनाइन एडिनोसाइन सैम सिंथेटेज एम
एस मिथोनाइन एडिनोसाइन, ये डायरेक्ट मैट में हो जाएगा, इसीलिए इसको मिथोनिन साइकिल भी कहते हैं या फिर यांग साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे जो ACC है वो एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है, और फिर यहाँ से जो ACC है ये ACC ऑक्सीडेज की मदद से हाफ O2 जो है CO2 प्लस HCN और H2O में चेंज होकर इथाइलिन बनाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अगर ये आपको नहीं हुआ है तो आई विल गिव यू अनदर वीडियो।